नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पे बात करते हैं। इस हफ्ते बिलाखिर IMF की शर्त पूरी करने के लिए वज़ीर खजाना इसहाक डार ने मिनी बजट पेश कर दिया है। इस मिनी बजट के तहत 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। आज इस पर डिटेल में बात करेंगे कि उन टैक्सेस की वजह से महंगाई में कितना इजाफा होगा और क्या ये मिनी बजट आने के बाद जो रुकावट है IMF के प्रोग्राम की बहाली के हवाले से, क्या वो रुकावट खत्म हो जाएगी या अभी भी पाकिस्तान को कुछ मजीद करना बाकी। और ये भी आपको बताएंगे कि क्यों इस सिलसिले में वज़ीर खजाना जो हैं वो UAE के दौरे पर गए हैं। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि क्या अगर IMF का प्रोग्राम बहाल हो भी जाता है तो पाकिस्तान के मुआशी मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे या फिर पाकिस्तान को एक और IMF के प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ सकता है। और आखिर में जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है। इस हवाले से हालिया हफ्तों में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज करेंगे शहबाज जो इस हफ्ते की सबसे अहम खबर, और वो है कि जाहिर है कि इस वक्त सारी कोशिश यही है कि IMF का प्रोग्राम बहाल किया जाए और IMF की कंडीशंस को पूरा करते हुए इस हफ्ते मिनी बजट जो है वो कौमी असेंबली और सेनेट में पेश कर दिया गया है। 2 के आज शायद तवक्को की जा रही थी कि ये कौमी असेंबली से जो फाइनेंस बिल है ये पास हो जाएगा, नहीं हुआ। अब मंडे तक बात चली गई है। अब इसमें जो 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की बात हुई है, 115 अरब रुपए के टैक्स तो वैसे ही हुकूमत ने लगा दिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को सामने रखते हुए, तो बाकी भी उसी तरह से लगा लेते। क्या जरूरत थी आपको मनी बिल लाने की, फाइनेंस बिल लाने की? देखिए, एक तो ये कि आज का कोई प्लान नहीं था बजट का अप्रूवल का नेशनल असेंबली से। मिनी बजट की स्पीच के बाद मेरी जो वजीर खजाना से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मंडे या ट्यूसडे को ये जो बजट है ये नेशनल असेंबली से पास करवा लिया जाएगा। तो इसलिए कोई अनयूजुअल चीज आज नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, बड़ी तेज रफ्तारी से इस हफ्ते काम हुआ है। ऑल्दो कि जो इनके 10 दिन का इनका विजिट था IMF का, उसमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन इस एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान ने कुछ 736 अरब रुपए के इजाफी इकदाम लिए हैं, जिसमें कुछ 237 अरब रुपए की सब्सिडी जो है बिजली की वो कम की गई है और उसके इक्विवेलेंट वो प्राइस इंक्रीज आएगा बिजली की कीमतों में। और दूसरा, गैस के ऊपर कुछ 310 अरब रुपए की गैस के इक्वल जो टैरिफ है वो इंक्रीज कर दिया गया है। उसकी मंजूरी हो चुकी है वफाकी काबीना से भी और ECC से भी। तीसरा, ये जो मिनी बजट है 170 अरब रुपए का, इसके अंदर ये सिर्फ 4 माह का इसका इम्पैक्ट है। एनुअल इम्पैक्ट इस बजट का 550 अरब रुपए है। तो यहां पे ये चीज क्लियर हो जाए, 170 अरब का ये बजट नहीं है, ये 550 अरब रुपए का बजट है। अब ये क्यों जरूरी था कि 115 अरब के मैयर्स का, तो खुद डार साहब ने फरमाया कि वो तो इंप्लीमेंट हो गए हैं। IMF जो है डहॉक मैयर्स के ऊपर रिलाई नहीं करता। उनका इस दफा एक ही स्ट्रेस था जो उनकी पिछली स्टेटमेंट में भी हमने पढ़ के यहाँ पे पढ़ा हमने अपनी, उनकी जो स्टेटमेंट थी कि परमानेंट मैयर्स होने चाहिए। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है ये कल किसी कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा तो उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, स्टे हो सकता है। तो इन्होंने इमीडिएटली उसको कर तो इसलिए दिया कि चले इनको फौरी इजाफी महसूलात मिलना शुरू हो जाएं, बट इवेंचुअली उसकी जो मंजूरी है, हतमी मंजूरी, जो सबसे बड़ा मैयर है सेल्स टैक्स का 17 से 18% करने का, उसकी मंजूरी जो है नेशनल असेंबली से होगी तो उसको परमानेंट लीगल कवर मिल जाएगा। मिनी बजट के ऊपर कामरन काफी ज्यादा बात हो चुकी है और इसकी जो महंगाई के हवाले से इसकी जो इम्पैक्ट आएगा वो भी अपनी जगह पे। आज जो पहला पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपने जो अदाद शुमार वीकली जारी किए हैं उसमें कुछ आपको पहली झलक एक नजर आ जाती है इस मिनी बजट की। इसमें सिर्फ एक हफ्ते के दौरान जो महंगाई की शरह में इजाफा हुआ 2.9% है। उसकी वजह से जो ओवरऑल जो वीकली इन्फ्लेशन इंडिकेटर आता है वो 38.4% पर पहुंच चुका है विद इन दिस वीक एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर सेम वीक। तो ये एक बहुत बड़ा जंप आया है, 38% के ऊपर महंगाई की शरह SPI बेस जा चुकी है। इसके अगर बड़े कंट्रीब्यूटर जो है वो अपनी जगह पे जो पहले भी थे, जो खाने पीने की अशिया है उसका हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन 3 चीजें उनका मेंशन करना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि उसके ऊपर आपके जो फैसले हुए उसका इम्पैक्ट आ रहा है। जो पेट्रोल डीजल इसकी कीमतों में कोई 81 से कोई मेरा ख्याल 69% जो इंक्रीज आया पेट्रोल की कीमत में है। और ओवरऑल अगर जो आज पेट्रोल की कीमत है वो इसी हफ्ता जो यही जो हफ्ता था पिछले साल का उससे कोई तकरीबन 70% ज्यादा, यही सूरत डीजल की है, कोई 81% आज कीमत ज्यादा है। और तीसरा, सिगरेट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा इंक्रीज आया इस दफा टैक्सेस का, जो एक बड़ी एक अच्छी चीज उन्होंने की है, हुकूमत ने मजबूरन इनको करनी पड़ी क्योंकि और ऑप्शन नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से अब जो सिगरेट्स की कीमतों में तकरीबन 50%
इजाफा होगा, विच इज अ वेलकमिंग स्टेप। ऑन एन एवरेज कामरान सिगरेट की कीमतों में 98% से लेके 153% उसके ऊपर टैक्स इजाफा, तो उससे फिर अगर देखें तो 50% उसकी कीमतों में इजाफा आ जाता है। अच्छा, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, देखें महंगाई तो ऑलरेडी ये आपने बताया कि वीकली रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और मंथली भी मेरे ख्याल में रिकॉर्ड टूटेंगे। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली जो जनरल सेल्स टैक्स है वो हर आइटम के ऊपर होता है, गरीब है अमीर है जिस भी दुकान पे जाएगा उस पर जीएसटी तो लगता है। अब इसके अंदर एक और जो गवर्नमेंट ने काम किया है, पहले तो अगर आपको जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाना होता था तो जाहिर है कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट आप नहीं कर सकते थे। अब सुना है कि एफबीआर को ये इख्तियार दे दिया गया है, ये हुकूमत को इख्तियार दे दिया गया है कि इवन इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अगर वो इसको मजीद भी इसकी शरह बढ़ाना चाहे, 18 से 19% भी करना चाहे तो वो कर सकती है। तो ये उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या गवर्नमेंट को इन इक़दामात के बावजूद अभी भी कहीं डाउट है कि शायद वो जो अपना रेवेन्यू का टारगेट है या जो IMF की शराइत है उस पर अमल दरामद नहीं कर सकेगी? देखिए कामरान, ये एक माइंड सेट है कि आपको पार्लियामेंट की जरूरत ना पड़े, माइंडसेट ये है कि कलेक्टिव विजडम की आपको जरूरत ना पड़े, माइंडसेट ये है कि खामोशी से अंदर ही अंदर एक नोटिफिकेशन करके एफबीआर वो इंक्रीज कर दे। आपको याद होगा जिस तरीके से 6000 सीसी की गाड़ियां जो है ना ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की इजाजत देने का फैसला कर लिया एक्सप्रेस के, हमारे एक नुमाइंदे ने वो स्टोरी की, वो सिलसिला रुक गया। तो ये उसी रविश और उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि जो भी काम करना है खुद कर ले। अब जो फाइनेंस बिल इन्होंने अभी पेश किया, अभी मंजूर तो नहीं हुआ, उसके अंदर ये एक शिक डाल दी गई है कि जो थर्ड शेड्यूल की आइटम्स हैं उनके ऊपर जब भी रेट इंक्रीज करना हो तो एफबीआर खुद ही कर ले, इवन के वफाकी काबीना की भी उसको जरूरत नहीं है मंजूरी की। ये वो एक क्लॉज इसके अंदर डाल दी है इन्होंने, इसका हतमी मंजूरी तो नहीं हुई। इवन के जो सेनेटर सादिया अब्बासी हैं, जब ये मामला कल सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में आया तो सेनेटर सादिया अब्बासी जो सिस्टर हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, PMLN से उनका ताल्लुक है, उन्होंने इस क्लॉज को उसकी जो है ना उसकी मुखालफत की है। अब ये एक ऐसी चीज है अगर इनको इख्तियार मिल जाता है कि रिटेल प्राइस है उसके ऊपर जो टैक्स का रेट वो कभी भी कुछ भी कर दे, मतलब ये कौन सा तरीका, ये कौन सी इन्होंने एक नया निजाम इस मुल्क और इसमें तो मेरे ख्याल में फिर पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए। जैसी भी लूली लंगड़ी जमहूरियत है, एटलीस्ट ये एक तो यही वजह है ना कि फाइनेंस बिल जो है वो अप्रूवल के बगैर बजट इसीलिए आता है कि जो भी नया माली साल हो उसकी अप्रूवल जो है वो पाकिस्तान के जो भी मुंतखब नुमाइंदे करें। तो इस तरह से इतना बड़ा अगर आप फैसला करेंगे जनरल सेल्स टैक्स का जैसे अक्रॉस द बोर्ड इंपैक्ट आता है तो इसका मतलब पार्लियामेंट को फिर बंद कर देना चाहिए। मेरे ख्याल में आई एम नॉट श्योर कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो फाइनेंस बिल पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते। इस शिक के ऊपर तो इनको डेफिनेटली इसकी मुखालफत करनी चाहिए कि अगर आपको नेक्स्ट टाइम बढ़ाना भी है तो ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हो और उसके बाद उस पर लेके आगे। कायमा कमेटी में तो ये मामला डिस्कस हुआ, वहां पे इनके इंटरेस्ट की सूरत हाल देख रहे हैं कि सिर्फ 3 मेंबरान ने कायमा कमेटी की मीटिंग अटेंड की, जिसमें एक PTA के मेंबर थे, एक PMLN की मेंबर थी और एक आजाद जो मेंबर थे सेनेटर वो थे। तो 3 मेंबरान में से एक की मेजोरिटी से स्टैंडिंग कमेटी ने बिल रिकमेंड किया है। मतलब ये अब हमारी हालत होगी कमेटी ना हुई, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच है 3-2 से मतलब 3 में से 2-1 का फैसला हो गया ना आपका। हाँ। तो अब सूरत हाल कुछ ये है कि अभी नाज़िम कुछ हुकूमत के दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है। एक रिकमेंडेशन तो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने भी दी कि इसी मिनी बजट के अंदर इन्होंने जो जूसेस के ऊपर 10% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी है। इसके हवाले से जो कायमा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी है कि 10 ना किया जाए, इसको 5% कर दिया जाए। जो इंडस्ट्री है वो भी इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन दे रही है। बट एक और आज अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये कि US एम्बेसी का एक डेलीगेशन जो है वो मिला है SAPM ऑन रेवेन्यू तारिक पाशा साहब के साथ FBR में, और उन्होंने इस बात की हमायत की है कि इस बजट में जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी का रेट बढ़ा है मशरूबात के ऊपर, बेवरेजेस जो हैं उसके ऊपर 13% से बढ़ाकर उसको 20% किया गया है। तो US एम्बेसी जो है वो मैदान में आ गया कि नहीं, ये जो इंक्रीज किया गया इसको वापस लिया जाए। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी दिलचस्प है, दुनिया एक तरफ पाकिस्तान को कह रही है कि जी आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, आप टैक्सेस लगाएं, लोगों से इजाफी टैक्स इकट्ठा करें। ऑल्दो मैं खुद FED की इतनी हमायत में नहीं हूं, ये एक रिग्रेसिव टैक्सेशन होती है, लेकिन हुकूमत ने जैसे भी एक मैयर लिया तो US एम्बेसी जो है उसके जो डेलीगेशन है वो मैदान में आ जाता है और आके मुतालबा करता है, और बेवरेजेस कंपनी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे कि जो 13 से 20% किया गया इसको वापस लिया जाए। मेरा ख्याल ये कोई अच्छा ऑप्टिक्स के लिए ये एक सिग्नल नहीं है US एम्बेसी की तरफ से। कामरान, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में ठीक बात है आपकी कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट वो आजकल वो आगे चल के बात भी करेंगे कि अमरीकी एक वफ्द जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर है,
तो वो पीटीआई के लोगों से भी कुछ मिले हैं और उनसे भी सुना है, जो इत्तलात आ रही हैं कि उनसे इकोनॉमिक रिवाइवल का प्लान उनसे मांगा है कि अगर आप कल आपकी हुकूमत बनती है तो ये मेरे ख्याल में ऑप्टिक्स के लिए बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। इसमें एक और चीज देखें, ये जो जीएसटी का रेट इन्होंने बढ़ाया है, अब जो मोबाइल फोन्स हैं मसलन $500 से अगर जायद किसी की कीमत है तो उस पर 25% जो है वो जीएसटी होगा। अब इसके अंदर ये दो धारी तलवार है। मसलन ऑलरेडी जो आप पीटीए से फोन रजिस्टर करवाते हैं बहुत मैसिव टैक्सेशन है। अब इसमें अगर आप मार्केट में चले जाएं, अब लोगों ने पाकिस्तान है ना जुगाड़ लगा लिया है। अब वो महंगा फोन, इवन आईफोन अगर 5 लाख का फोन भी लेते हैं वो नॉन पीटीए अप्रूव फोन लेते हैं, साथ एक सस्ता फोन लेते हैं और आजकल लोग तो डायरेक्ट कॉल तो करते नहीं है, उसको वो कनेक्ट कर लेते हैं, व्हाट्सएप बाकी सब कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं और वो जो रेवेन्यू जो टैक्स आपको आना है वो आता नहीं है। तो क्या जो हमारे जो भी टैक्स लगाने वाले एफबीआर इसको थोड़ा रैशनलाइज नहीं करते कि 1.5 लाख के बजाय अगर एक फोन के ऊपर टैक्स लगाते हैं आप उसको 50,000 कर दें, एटलीस्ट लोगों को इंकरेज करें कि वो रजिस्टर करवाएं अपने आप को। अगर आप टैक्स इतना बढ़ा देंगे, अगर वो रजिस्टर ही नहीं करवाएंगे तो आपको रेवेन्यू तो नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं इस पे मेरा एक ऑब्जर्वेशन है और काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। जिस क्वालिटी की टैक्सेशन हुई है ये इंतहाई पुअर है। मतलब इतने इसाक डार साहब के उनके एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने रखे हुए हैं। तारिक बाजवा साहब वहां पे हैं, तारिक पाशा साहब हैं, इशफाक तोला साहब हैं, चेयरमैन एफबीआर, एक पूरी टीम है। और जिस किस्म के इकदाम ये लेके आए मिनी बजट के अंदर, मतलब हैरानगी होती है कि किस किस्म के ये मतलब इस तरह की टैक्सेशन से ये मुल्क का निजाम ठीक करेंगे कि आप जो फंक्शंस हैं, जो मैरिज हॉल्स हैं, उनके ऊपर 10% एडवांस इनकम टैक्स लगा दें, उससे क्या होगा? क्या उसे आपको बहुत ज्यादा टैक्सेशन आ जाएगी? यही मैयर इसी किस्म का। सबसे पहले तो बताएं कि क्या वो लोग टैक्स नेट में हैं, मुझे बताएं कितने शादी हाल हैं कि जो आपको कैसे पता लगेगा? और इस बात की क्या गारंटी है कि एफबीआर को कोई बंदा वहां जाकर रोटी खा के उनसे वो टैक्स ले लेगा या नहीं लेगा? ये भी एक चीज है। आप एक काम कीजिए, कभी सर्वे कीजिएगा, बल्कि ये मैं चेयरमैन एफबीआर को इंकरेज करता हूं कि कभी जरा देखिएगा इस्लामाबाद की जो बेकरीज है उस एरियाज के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, जो रेस्टोरेंट्स को जो डील करते हैं वो क्या करते हैं। तो इस किस्म की टैक्सेशन ना करें जिससे एक आपका कॉन्टैक्ट बढ़े, एक टैक्स पेयर का और टैक्स कलेक्टर का। हम कल के प्रोग्राम इसके ऊपर जिक्र भी करेंगे, वो जो इन्होंने 155 गाड़ियों वाला है सिलसिला, वो उसके ऊपर इन्होंने क्या किया है। तो एक तो ये चीज, दूसरा इस तरह की अगर ये हुकूमत के पास एक मौका था कि वो बेहतर टैक्सेशन कर सकती, ये मेरे ख्याल इन्होंने एक जान छोड़ाई है कि ठीक है जरूरत थी। बताएंगे जो बिजनेस क्लास का जो फर्स्ट क्लास टिकट, इस पर भी इन्होंने मजीद टैक्स बढ़ाया है। डू यू थिंक इससे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि मेरे लिए कुछ हैरानकुन थी, मेरा पहले ये ख्याल नहीं था। मुझे लगा था कि पूरी दुनिया में ये जो बिजनेस क्लास जो फर्स्ट क्लास बहुत बड़ा 4-5 टाइम्स डिफरेंस होता है। तो मेरे एक दोस्त हैं इंटरनेशनल किसी एयरलाइन में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान में है, बाकी जगहों पे कोई 50% ज्यादा बिजनेस क्लास का या फर्स्ट क्लास का होगा। ये पाकिस्तान के अंदर मैसिव टैक्सेशन है। तो क्या ये जो स्टेप है, ठीक है आप कहते हैं कि एलीट को आपने टारगेट करना है, कितने लोग बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं? क्या डू यू थिंक दिस इज द राइट वे, या आप उनका जेन्युइन जो टैक्स जो बिजनेस क्लास में सफर करता है उसका एक्चुअल आप उसको ऑडिट करें? ये अप्रोच ही गलत है कि आप एक्सपेंडिचर को टैक्स करें, आप उनकी आमदन को टैक्स करें, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एफबीआर के पास डाटा नहीं है। टैक्स पेयर फैसिलिटेशन के नाम पर इन्होंने गाड़ियां खरीदनी हो तो इनको याद आ जाती है फैसिलिटेशन। इनके पास इतना डाटा पड़ा हुआ है कि कोई बंदा जब ट्रांजैक्शन को करने जाता है, या अगर उसने डबल टैक्सेशन बचानी है अपनी, क्योंकि विदहोल्डिंग टैक्स का रेट नॉन फाइलर्स के लिए ज्यादा है, वो जाता है रिटर्न फाइल करता है, अपनी ट्रांजैक्शन करता है और अगले साल रिटर्न फाइल करने जाता ही नहीं है, या फिर वो रिटर्न फाइल करने की भी जहमत नहीं करता, वो डबल पैसा देता है, डबल टैक्सेशन देता है और निकल जाता है। और एफबीआर के पास चूंकि उनके पास डबल टैक्स आ जाता है एज कंपेयर टू दी जो फाइलर है, उसको जहमत ही नहीं उसके पीछे जाने की। मेरा ख्याल है कि वो शायद शब्बर ज़ैदी साहब की बात ठीक है कि एफबीआर को ताला लगा दे, उनके बंदों को फारिग करे, उनकी अब उस तरीके से अब जरूरत शायद रही नहीं है जिस किस्म की अब इन्होंने हरकतें शुरू कर दी हैं। चले मेरे ख्याल में यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो सबसे आम सवाल है, ये सारे फैसले तो ले रहे हैं, अवाम के ऊपर बोझ तो पड़ रहा है, सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इसके बाद भी जो IMF का प्रोग्राम है वो बहाल होगा? $1.1 अरब की जो अगली किस्त है हमें मिलेगी? ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सवाल यह है कि जो भी जो हुकूमत पाकिस्तान है मुश्किल फैसले ले रही है, अवाम के ऊपर बोझ डाल रही है, बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, और मिनी बजट की सूरत में नए टैक्सों की भरमार, ये सारे जो इक़दामात हैं इसका मकसद है कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो। क्या इसके बाद भी IMF का प्रोग्राम बहाल होगा या अभी भी कोई रुकावट है? तो शहबाज, इस सिलसिले में इसका क्या ताल्लुक है? आपको पता है कि मिनी बजट पेश करने के बाद वजीर खजाना इसहाक डार UAE के दौरे पर चले गए, और उससे पहले जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वहां पे मौजूद थे। तो क्या इसका लिंक
आईएमएफ के प्रोग्राम की बहाली के साथ है ये जो उनका विजिट है, और जो अहम सवाल है कि ये सारे इकदामात लेने के बाद क्या प्रोग्राम बहाल हो पाएगा या अभी भी हमें कुछ करना बाकी है? देखिए, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो होपफुली अर्ली नेक्स्ट वीक साइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इकदाम हुकूमत कर रही है वो काफ़ी है आईएमएफ को सेटिस्फाई करने के लिए। एक दो चीज़ें रह गई हैं, शरह सूद वाला रह गया मसला, उसके ऊपर अभी बात करते हैं, वो कितनी और का भी हुकूमत बढ़ाएगी। ये जो डार साहब इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में है, उनके दौरे का मकसद ये था कि वन ऑफ द कंपोनेंट जो है इस प्रोग्राम का वो ये है कि जो रीजनल कंट्रीज हैं उनसे पाकिस्तान को इजाफी कर्जे चाहिए, और उन्होंने पहले भी वादा किया था जब 7वां और 8वां रिव्यू हुआ था, उन्होंने वो वादा अपना पूरा नहीं किया। कसूर उन ममालिक का नहीं है, कसूर हमारा है। जो जितने भी ये ममालिक है जिसमें चाइना, सऊदी अरब, यूएई, अब चाइना पता नहीं पैसे देता या नहीं देता, जो पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी लेवल पे डेवलपमेंट्स हो रही है, बट ये जो ममालिक हैं वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट पाकिस्तान से मांग रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी है हम आपको कर्जा दे दें, आईएमएफ का प्रोग्राम भी बहाल हो जाए और फिर आप गलत रास्ते पे चल पड़े, फिर आपकी वही पॉलिसीज हो। तो उसके हवाले से अब दो लेवल पे काम हो रहा है। एक तो पाकिस्तान खुद इंगेज है इन ममालिक के साथ, डार साहब इस वक्त दौरे पे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनके कुछ असासे उनको बिक जाएं या उनसे जो इजाफी कर्जे उनको चाहिए पाकिस्तान को वो मिल जाएं। दूसरा, जब ये कमिटमेंट डार साहब उनसे ले लेंगे तो फिर भी आईएमएफ डार साहब की बात पे यकीन नहीं करेगा, हुकूमत पाकिस्तान की बात पे यकीन नहीं करेगा। आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग होगी उस वक्त, अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो भी जाता है नेक्स्ट वीक, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नेक्स्ट वीक हो भी जाता है तो बोर्ड मीटिंग तब होगी जब ये जो ममालिक हैं ये खुद आईएमएफ को एश्योरेंसेस देंगे कि हां हम पाकिस्तान को कर्जा देंगे, और उसके बाद ही फिर बोर्ड की मीटिंग होगी। और जब भी ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, ये नहीं कि उसके अगले दिन या एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान को $1.1 अरब मिल जाएगा। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के होने के बाद और बोर्ड की मीटिंग में कम से कम 6 से 7 हफ्ते लगेंगे। तो अगर आप एग्जांपल ले लीजिए कि 20 फरवरी को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पाकिस्तान और आईएमएफ का हो जाता है, तो आपको जो कर्ज की किस्त जारी होगी वो जाके मार्च के आखिरी हफ्ते में या आखिरी 10 दिनों में होगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या हमारे पास इतने फॉरेन रिजर्व्स हैं? क्योंकि एक चीज तो कल मुझे नहीं पता, स्टेट बैंक के जो नए आदादोशुमार है उसमें कुछ $26 मिलियन की 26 या $260 मिलियन की जो 260 मिलियन इजाफा उसमें हुआ है। तो ये कैसा हुआ है? जहां तक मैंने स्टेटमेंट देखी है उसमें स्टेट बैंक ने ये बताया नहीं है। तो ये क्या मार्केट से, कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट से हमने डॉलर खरीदे हैं या किसी ने खामोशी के साथ हमारी मदद की है, ये क्या हो रहा है? चंदा बंदा कहीं से नहीं आया, ना कहीं से बाहर से कर्जा आया है, क्योंकि लोगों को अब एक्सपेक्टेशन थी कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा और जो हमारे एक सो कॉल्ड एक्सपोर्टर्स हैं जो मुल्क के बड़े हमायती हैं, उनको सब्सिडी लेनी हो तो मुल्क याद आ जाता है, जब मुल्क क्राइसिस में होता है तो अपने डॉलर्स भी बाहर रोक लेते हैं। तो ये जो सो कॉल्ड हमारे एक्सपोर्टर्स मुल्क के जो हमदर्द हैं, इन्होंने जो पैसा रोका हुआ था वो वापस लाए हैं। तो जब मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई बेहतर हुई है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मार्केट से डॉलर खरीदे हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये उस वजह से इंक्रीज आया है, विच इज इन अ वे ठीक है। जब ये डॉलर मार्केट में फेंकते रहे तो खरीद भी सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सवाल इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि मार्च के एंड में अगर हमें ये किस्त मिलेगी तो क्या उस वक्त तक के लिए हमारे पास पैसे काफी हैं? क्योंकि यूएई की आपने बात की, $2 अरब तो रोल ओवर करने की बात हो रही थी, शायद फरवरी मार्च में वो ड्यू हैं, फिर $1 अरब सुना था कि इजाफी जो है यूएई हमें देगा। तो डू यू थिंक इट इज पॉसिबल कि ये बोर्ड की मीटिंग से पहले कुछ जो दोस्त ममालिक हैं हमें पैसे दे दें और एक कुशन हमें मिल जाए, पैसे या उसके बाद ही देंगे? आ सकते हैं, पहले भी आ सकते हैं, बाद में आ सकते हैं, ये मैं अभी कह नहीं सकता। ये डार साहब वापस आते हैं फिर उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे तो चीजें सामने आएंगी। लेकिन कामन मैं 3-4 चीजें आज एम्फसाइज करना चाह रहा हूं और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे नाजरीन के लिए, इस कौम के लिए बहुत जरूरी है, बात समझ लें। नाज़रीन, ये जितने भी आप तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, महंगाई की सूरत में इजाफी टैक्सेस, बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, ये सब करने के बाद अगर आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल भी हो जाता है तो पाकिस्तान की माशी मुश्किलात यहाँ पे खत्म नहीं होंगी। ये बात ज़हन नशीन रख ली जाए। ये सिर्फ एक पैच वर्क अभी हो रहा है, ये वक्ती तौर पर रिलीफ मिल रहा है। ये जून तक का प्रोग्राम है। जून के बाद क्या है? जून के बाद क्या हुकूमत फिर सियासत करेगी, फिर इसी तरह अखराजात करेगी, फिर जो पर्स का मुंह खोल देगी, फिर जो शरह सूद को कम कर देगी। तो अगर तो ये रविश होगी तो पाकिस्तान फिर भी दिवालिया होगा। ये आज मैं बड़े क्लियर अल्फाज में बता रहा हूं। हमें अब करना यह है कि हुकूमत को इसी रास्ते के ऊपर रखना जिसके ऊपर ये चल पड़ी। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अभी एक चीज हुकूमत नहीं कर रही जो इसको करनी चाहिए, वो ये कि अभी तक जो कुर्बानी है वो हम लोग दे रहे हैं। अभी तक हुक्मरानों ने
जो पाकिस्तान का एलीट तबका है उनको मुकम्मल तौर पर बचाया जा रहा है, और इन हुक्मरानों के जो वोटर्स हैं, इनका जो एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है, जैसे ताजिर हैं, स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, उनको अभी तक नहीं हुकूमत ने छेड़ा, उनको भी, उनके ऊपर भी टैक्सेशन होनी चाहिए, एक चीज। दूसरा, आप अगर हुकूमत कल ये एक सियासी नारा लगाए कि पाकिस्तान को अगले साल जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 4 या 5% होना चाहिए, हम ये कर देंगे, हम दूध और शहद की नहरें जो है वो निकाल देंगे, उसको वहीं पे रोकिएगा। इस वक्त पाकिस्तान 4% ग्रोथ रेट भी अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको 1, 2, 3% पे ग्रो करना है जब तक आप फंडामेंटल रिफॉर्म्स नहीं करते। और बाय द वे अभी तक फंडामेंटल रिफॉर्म्स का हमरा नजर नहीं आ रही। इसमें काफी 2-3 चीजें आगे करने की जरूरत है। पाकिस्तान एक क्रिटिकल जो है वो एक जंक्शन के ऊपर अभी भी खड़ा है, ठीक है। हमारे मसाइल इतने ज्यादा हैं कि ये कर्जे की किसे हल नहीं होंगे। अब आगे क्या होगा? जो आउटलुक है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, ग्रोथ रेट इस साल 2% भी नहीं होगा, ठीक है। महंगाई की शरह 30% से ज्यादा होगी, ये सबको क्लियर हो जाए। अगले साल भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल होगी। अगर 2% नहीं तो 3% ग्रोथ रेट हो जाएगा। महंगाई की शरह अगर 30-35% होगी इस साल, तो अगले शायद 20% के आसपास हो जाएगी। ये मुश्किल सफर अभी जारी रहेगा, एक चीज। दूसरा, क्या एक नया प्रोग्राम चाहिए होगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान को एक नया प्रोग्राम बिल्कुल चाहिए होगा, 2 वजूहात की वजह से। एक तो ये कि अगले जो कर्जे अदा करने हैं जुलाई से लेके अगले माली साल के जून तक, वो पैसे नहीं है। वो पैसे लेने के लिए हमें आईएमएफ चाहिए होगा। दोस्त ममालिक जिनको हम कहते हैं, अब वो आपको आईएमएफ के बगैर कर्जा मुस्तकबिल में भी नहीं देंगे। वो क्यों नहीं देंगे? जो कर्ज आपको यूएई दे रहा है, चाइना दे रहा है, सऊदी अरब दे रहा है, उसकी मॉनिटरिंग तो वो तीनों ममालिक खुद नहीं कर रहे, उसकी मॉनिटरिंग फिर आईएमएफ करेगा। और आईएमएफ विल मेक श्योर कि पाकिस्तान जो है वो इसी। अच्छा, इसके अंदर ये जो आप कह रहे हैं, इवन जून के बाद भी हम एक और आईएमएफ का प्रोग्राम भी ले लेते हैं। अब बहुत से पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हल जो है, इट इज नेवर टू लेट, कि पाकिस्तान को डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए। मसलन उसकी एक वो एग्जांपल देते हैं कि 2013 में लेट्स से कि हमारी जो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट थी वो $6.5 अरब का शायद हम बैरूनी कर्जा अदा करते थे। आज जो करंट अकाउंट का खसारा है और जो हमारी बैरूनी अदायगी है, उनको मिलाकर हर साल हमें $35 अरब चाहिए। तो ये $35 अरब कहां से आएंगे? अगर हम डेट रीस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं तो 2-3 साल का आपको एक कुशन मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो आप इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी फोकस करें, एसेंशियल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करें। तो क्या जो हुकूमत पाकिस्तान है या जो भी पाकिस्तान के अंदर फैसला करने वाले हैं, क्या इन लाइंस के ऊपर सोच रहे हैं या फिर वो डंग टपाऊ वाला काम कर रहे हैं कि आज का दिन गुजारो, कल देखेंगे कल की? देखिए, जो 9th रिव्यू टॉक्स हुई है ना, वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग के सवाल के ऊपर नहीं हुई। वज़ीर खजाना साहब का पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है कि हम अपने कर्जे बर वक्त अदा करेंगे, तो उसी को सामने रखते हुए। तो क्या पाकिस्तान इस एजेंडे में भी वाइल रिवाइवल के लिए जा रहे हैं, तो क्या इसको ला सकता है कि हम डेट रिस्ट्रक्चर भी करना चाहते हैं आईएमएफ के साथ? देखिए, जब वो ये नहीं, आईएमएफ के साथ नहीं होगी ना। वो आईएमएफ तो एक आपका प्रेफरेंशियल एक क्रेडिटर होता है, वो उसका पहला राइट वो फिर वो क्लेम करेगा। डेट रिस्ट्रक्चरिंग होगी चाइना के साथ, बाकी ममालिक के साथ, और कमर्शियल यूरो बॉन्ड्स वगैरह। बट ये जो सबसे पहले फैसला करना है ना कि हम क्या चाहते हैं। ये जो प्रोग्राम है, ये गुजारिश कर रहा हूं, ये जो प्रोग्राम नेगोशिएट हुआ है, फाइनल इसका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब भी होता है, इस बुनियाद के ऊपर हुआ कि पाकिस्तान वक्त पर अपने कर्जे वापस करेगा। एक चीज, जब आप ये कहते हैं कि हम वक्त पे कर्जे वापस करेंगे तो फिर डॉलर चाहिए, ठीक है। आप तो कह ही नहीं रहे कि हम रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो प्लान बना है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान, जिसके लिए अब डार साहब अभी मुत्तहिदा अरब अमारात में, वो आपको कर्जे अरेंज करने हैं, ठीक है। तो ये 2 बिल्कुल चीजें वाज़ेह हो जाए कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग को हुकूमत पाकिस्तान अभी नहीं मान रही, आईएमएफ के साथ नहीं इसके ऊपर बात हुई। बट मेरा सवाल यही है कि क्या ये गलत अप्रोच है ना? आपको हमें कितने कहां से कर्जे मिलेंगे? शायद डेट रीस्ट्रक्चरिंग का नाम सुन के वो ये समझते हैं कि तासुर ये जाएगा कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। मतलब एक व्यू ये है कि इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर आप डेट रीस्ट्रक्चरिंग का आगाज करते हैं, आपके बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं, मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स हैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप जो पेमेंट्स ड्यू हैं वो रुक जाएंगी। मतलब ये कि आपने एक प्रोसेस इनिशिएट करना है, वो नहीं है फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट वो एक आपने देखा कि अमेरिका की तरफ से अभी फिर स्टेटमेंट आई है कि चाइना के साथ पाकिस्तान को डेट रिस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए। वो एक सिलेक्टिव बात हो रही है। बट अभी जो फाइनेंसिंग गैप है और ये जो चैलेंजेस हैं, इसके सामने रखे एक चीज ये तय हुई है कि अभी हुकूमत को एक और काम करना है कि जो इनका रिजर्व्स का लेवल क्या होगा। अभी तो $3.1 अरब, ये कहां पे होगा? ये होना चाहिए जून तक 2 महीनों की इंपोर्ट कवर के बराबर, विच मीन कि ये $10 अरब तो ये होना चाहिए। यहां पे आपको $7 अरब यहां सिर्फ चाहिए, 7 आपको चाहिए कर्जे वापस करने के लिए। तो ये कितना हो गया? $14 अरब आपको सिर्फ जून तक चाहिए। तो काफी कहानी खराब है। मेरा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और बड़ी इशू। मैं बिल्कुल छोटी सी खबर भी, आप ये कह रहे थे ना कि शायद
हमें जो हमारी एलीट है और बाकी लोग हैं इनको कुर्बानियां देनी पड़ेगी। आपके साथ एक खबर भी शेयर करते चलें कि आपको पता है कि हर साल 23 मार्च जो यौम पाकिस्तान और परेड ग्राउंड में इस्लामाबाद में जो मिलिट्री परेड होती है, तो आपके साथ ये एक्सक्लूसिवली इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि इस साल ये बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक कंडीशन और सिचुएशन ये परेड जो है इस दफा 23 मार्च को नहीं हो रही। जो मेरी मालूमात है, जो मुझे जराए ने बताया कि उसके बरक्स ईवान सदर के अंदर एक लिमिटेड ज़ाहिर है कि पाकिस्तान डे है, एक तकरीब तो करनी है, एक लिमिटेड जो है वहां पे एक फंक्शन का ईवान सदर में इनेकाद किया जाएगा। जो कुछ फॉरेन डिग्नेटरीज हैं उनको वहां पे इनवाइट किया जाएगा, लेकिन जो बाकायदा 23 मार्च की परेड होती है परेड ग्राउंड पर मिलिट्री, वो इस दफा नहीं होगी। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि इस तरह की परेड का इनेकाद करने से भी बहुत ज्यादा आपको पैसा चाहिए और पैसा खर्च होता है। यहां पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फर्दर डिस्कशन जो है मईशत के ऊपर हमारी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की जो मुश्किल मुआशी सूरत हाल है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। IMF जाहिर है कि हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो ना होने के बराबर है, तो वो मेक श्योर करते हैं कि हम तमाम जो मुश्किल इकदाम लें। बाकी चीजें तो हमने डिस्कस की हैं। अब वो IMF की एक और जो शर्त है कि शरह सूद पहले ही आसमान से बातें कर रहा है, ऐसी सूरत में तो जाहिर है कर्जा लेना, कारोबार करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो मजीद पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आप इस शरह सूद में इजाफा करें। तो क्या इससे क्या होगा इम्पैक्ट? क्या मजीद ऑलरेडी इतने मसाइल हैं, तो क्या इससे पाकिस्तान की मईशत को ठीक हो जाएगी, या इसकी रीजन क्या है? वो क्यों कहते हैं कि आप शरह सूद में इजाफा? देखिए, इस वक्त दो अप्रोचेज हैं जो इस वक्त पाकिस्तान और IMF के दरमियान डिस्कशन भी रही है और जो पाकिस्तान अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। एक अप्रोच ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता शरह सूद को इजाफा करें और उससे लोगों को तकलीफ कम होगी, लेकिन महंगाई में कमी में वक्त लगेगा। ठीक है, लेकिन इस अप्रोच का बॉटम लाइन इसका जो है, इसका प्रिंसिपल ये है कि शरह सूद से महंगाई कम हो सकती है। नंबर 1, ये बात ध्यान में रखी जाए। दूसरी अप्रोच ये है जो कि IMF की अप्रोच है कि आप सडन और बड़ा इंक्रीज करें शरह सूद में और लोगों की जो डिमांड है उसको कंप्रेस करें, कर्जों की जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स है उनको आप अनफिजिबल करें फॉर द टाइमिंग, ताकि जो इकोनॉमी का पहिया वो रुक जाए या स्लो हो जाए। जब ये ओवर हीटिंग इकोनॉमी खत्म हो जाए, चीजें नॉर्मल हो जाए, तो इंटरेस्ट रेट को आप नीचे लें। अब ये दो अप्रोचेस हैं। जो IMF का मुतालबा आया है वो इस अप्रोच के ऊपर आया है कि पाकिस्तान जो है अपनी शरह सूद को वो मस्बत करे। अब ये एक थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। बेसिकली जब महंगाई की जो शरह होती है उसके मुकाबले में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट जो डिटरमिन करता है, उनका जो गैप होता है, अगर कम है तो मनफी आपका रियल इंटरेस्ट रेट होता है, तो अगर शरह सूद महंगाई के रेट से ज्यादा है तो मुस्बत होता है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में हेडलाइन इन्फ्लेशन का रेट है वो 27.6% है और जो शरह सूद स्टेट बैंक ने डिटरमिन किया वो 17% है। मतलब ये कि मनफी 10% इस वक्त रियल इंटरेस्ट रेट है। IMF ये कह रहा है कि फौरी तो नहीं, लेकिन लॉन्गर टर्म में गोइंग फॉरवर्ड आप ये जो मनफी है इसको आप मुस्बत करें। उस फेज के लिए, उस वहां तक पहुंचने के लिए IMF की तरफ से मुतालबा यह है कि बहुत बड़ा इंक्रीज अब फौरी करें। अब इसमें वो बहुत बड़ा इंक्रीज कितना है, वो 5% है रेट में या 3% है, उसके बारे में हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। इवेंचुअली फैसला तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने करना होता है, बट ये एक डिमांड वहां से सामने आई। इसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दे रहा है वो ये दे रहा है, क्या ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है शरह सूद बढ़ाने से कर्जों के ऊपर, क्या इससे वाकई आपकी महंगाई में कमी होती है? दो आर्गुमेंट्स इस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान IMF को दे रहा है। नंबर 1, ओवरऑल जो इस वक्त इंक्रीज हो रहा है महंगाई में उसकी वजह हुकूमती फैसले हैं या एक्सचेंज रेट में जो डेप्रिसिएशन हुई है रुपए की, उसकी वजह से है। तो इंटरेस्ट रेट आप कोई भी कर लोगे, इससे शरह सूद में कमी नहीं आएगी। दूसरा इसके अंदर आर्गुमेंट ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में पहले ही स्लो डाउन आ चुका है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पहले ही मनफी 3.7% है। तो इस सूरत हाल में जब इकोनॉमी पहले ही इतनी स्प्रेस्ड है तो आप कितना और इसको स्प्रेस करना चाहेंगे? कामरान, ये चीज एक है, बट एक और चीज कब ये इसका इंक्रीज होगा, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें जो रेगुलर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका इजलास होना है 16 मार्च को, इसका कैलेंडर पहले ही अनाउंस हो जाता है। ठीक है, तो अगर तो बोर्ड मीटिंग लेट्स से 16 मार्च के बियॉन्ड चली जाती है तो फिर तो शायद 16 मार्च का वेट कर लिया जाए। अगर IMF इस पे इंसिस्ट करता है कि नहीं, बोर्ड मीटिंग की डेट लेने से पहले आपको इंक्रीज करना है, तो फिर हो सकता है उससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास है। बट इस पे मैंने सवाल भेजा था स्टेट बैंक को जब मैंने ये स्टोरी की, मैंने कहा कोई चांस है कि जी आपको पहले मीटिंग कॉल करनी पड़ जाए? तो उसका उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। 3-4 दिन हो गए, इसका मतलब चांस है। अच्छा, इसका लेकिन इसमें फिर देखें, लग तो यही रहा है कि अब IMF की शरायत हम अब मान ही रहे हैं, तो ये भी माननी पड़ेगी। तो एक लिहाज से फिर जो इसहाक डार हैं
उनको ये दूसरा मौका होगा, क्योंकि उनके दो चीजें पे बड़ा एम्फेसिस था। एक कि इंटरेस्ट रेट को कम करना है, दूसरा रुपए की कदर जो है उसको एक जगह पे रखना है। अब रुपए की कदर को तो उन्होंने मार्केट पे छोड़ दिया। अब इसका मतलब है कि ये इंटरेस्ट रेट वाली बात है, अब वो भी उन्होंने आईएमएफ के रेमो करम पे छोड़ दिया है। तो एक लिहाज से आई एम श्योर के इसहाक डार साहब सोचते होंगे कि वो वापस क्यों आए थे, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उन्होंने वो एक तरीके इंसाफ को भी गलत साबित करना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ मिफ्ता इस्माइल को भी गलत साबित करना चाहते थे, और इन दोनों को गलत साबित करने में उन्होंने पाकिस्तान की मेजर का डार साहब फंस गए हैं, तो मेरा ख्याल उनको एक बेल आउट देना चाहिए। डार साहब को भी देना चाहिए बेल आउट, गिवन हिज पास्ट एक्सपीरियंस, हिज पॉलिटिकल विजडम। मेरा ख्याल हुकूमत बेहतर उनको चेयरमैन सेनेट बना दे। अब इसमें मसला ये होगा कि जरदारी साहब को कैसे मनाएं, क्योंकि जरदारी साहब का ये क्लेम है कि नेशनल असेंबली स्पीकर और चेयरमैन सेनेट उनका राइट है। तो चेयरमैन सेनेट वो गालबन, अब मेरे पास चूंकि मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर नहीं, मुझे नहीं पता, गालबन वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को बनाना चाह रहे।